हेलो एवरीवन। आज अभी इस लेक्चर में हम कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में हमने स्टडी किया था फोरियर सीरीज़ क्या होती है, कैसे हम ऑड और इवन फंक्शंस के केस में फोरियर सीरीज़ निकालते हैं। तो अब जो आपका आज का टॉपिक है वो है कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज़ को लेके। तो अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कि इसका ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज़ के रिजल्ट्स का हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पिछले सेमेस्टर का याद होगा कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में थॉमस फिनी में सीक्वेंस एंड सीरीज़ का कंसेप्ट पढ़ा था। और वहाँ पे हमने मोस्टली जो है सीरीज़ की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को स्टडी किया था। तो मैं यहाँ पे ये दो सीरीज़ लिख रहा हूँ, बड़ी नोन सीरीज़ हैं और आपको पता है कि ये सीरीज़ जो है ये आपकी डाइवर्जेंट सीरीज़ है और ये सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है बाय सिंपली यूजिंग योर पी सीरीज़ टेस्ट। तो अब वहाँ पे मोस्टली हमने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस की बात करी थी कि भाई टेस्ट लगाओ और पता करो कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सम की बात हमने बहुत कम करी थी कि सम जो सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट है तो उसका क्या होगा। नो डाउट हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ थी जहाँ पे हमने सम उनके फाइंड आउट करे थे। एंड इवन इन सम केसेस अगर सीरीज़ टेलीस्कोपिंग सीरीज़ हो, अगर आपको याद हो, तो हमने वहाँ पे पार्शियल सम का कंसेप्ट यूज़ करके इन सीरीज़ के हमने सम भी फाइंड आउट किए थे। पर ये बहुत रेयर होता है कि आपके पास आपको किसी और सीरीज़ जो दी गई है उस जो कि आप कन्वर्जेंट फाइंड आउट कर रहे थे तो उसका सम भी आप निकाल पाओ। जस्ट कुछ एक सीरीज़ थी जहाँ पे आप सम को निकालने में सक्सेसफुल रहे थे, अदरवाइज मोस्टली हमने सिर्फ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस की बात करी थी। अब ये जो कंसेप्ट है कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज़ का, इसकी हेल्प से क्या होता है कि आपके पास कई केसेस में जो सीरीज़ कन्वर्जेंट है, जैसे इस टाइप की जो सीरीज़ है जो कन्वर्जेंट है, वहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि भाई इन सीरीज़ का सम क्या होगा, कि अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसका सम होगा। तो अब कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज़ का कंसेप्ट लगा के हम इन सीरीज़ की सम को पता कर सकते हैं। तो उसको पढ़ने से पहले कि ये आपके पास कैसे हम वो निकालते हैं कि सीरीज़ इनफाइनाइट सीरीज जो कन्वर्जेंट है उसका सम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे थ्योरम जो कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज से रिलेटेड है वो थोड़ा सा उसको आपको देखना पड़ेगा। तो थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास एफ एक्स और एफ डैश एक्स कोई दो फंक्शंस हैं जो कि पीस वाइज कॉन्टिन्यूस हैं। पीस वाइज कॉन्टिन्यूस बच्चे हमने लास्ट टाइम लैप्लास में पढ़ा था, लास्ट टाइम मतलब बिफोर योर एमएसटी ऑन इंटरवल -L to L। फिर बात करें यहाँ फोरियर सीरीज़ की तो मैं फिर से कह रहा हूँ हम इन जनरल इंटरवल -L to L ले रहे हैं। देन कि अगर फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है, उसका डेरिवेटिव भी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है, तो इंटरवल -L to L पे आपके पास पहली बात, अब देखो भाई आपके पास यहाँ इंटरवल -L to L का है, ठीक है, क्लोज इंटरवल है। यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी होंगे और पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी भी होंगे। मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स कॉन्टिन्यूटी वाले होंगे, कुछ पॉइंट आपके डिसकॉन्टिन्यूटी वाले होंगे। तो अभी पहले बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे फोरियर सीरीज कहाँ कन्वर्ज करती है। कि अगर कोई पॉइंट इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, वो चाहे एंड पॉइंट हो, कोई बीच का पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, तो वहाँ पे फोरियर सीरीज कहाँ कन्वर्ज करती है। तो मान लो कि मैं किसी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी को से x0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देन इट सेज कि फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब x0 आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, देन द फोरियर सीरीज of fx at x0 converges to किसे कन्वर्ज करती है, वैल्यू ऑफ fx एट x0। कि मतलब जो भी आपके पास फोरियर सीरीज fx की बनेगी, जो भी आपके पास बनी, वो सीरीज अल्टीमेटली आपके पास कन्वर्ज करेगी जो फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पे, अगर वो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि इसे हम अगर और थोड़ा इलेबोरेट करके लिखें, दैट द फोरियर सीरीज ऑफ fx at x0 which is the point of continuity
converges to value of fx at x नॉट, दैट इज सिंपली fx की वैल्यू x इक्वल टू x नॉट पे क्या है, तो इस वैल्यू को वो कन्वर्ज करेगा। दूसरा केस लेते हैं कि जो आपके कुछ पॉइंट्स जो हैं डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट होंगे, क्योंकि पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है तो डिसकॉन्टिन्यूटी आपके पास उसमें होगी किस टाइप की, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी। जंप डिसकॉन्टिन्यूटी क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है पर आपके पास सेम वैल्यू नहीं होती है उनकी। तो मान लीजिए x1 मैं पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कह रहा हूँ, तो थ्योरम सेज कि आपके पास देन द फोरियर सीरीज ऑफ fx at x1 converges to the value, or simply converges to, let me write it properly, half limit x tending to x1 पॉजिटिव fx, मतलब फंक्शन की लिमिट x1 पे राइट हैंड से, और राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन fx एट x1 प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x1। और सिंपली मैं इसको थोड़ा अगर इलेबोरेट करके लिखूं तो राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x1 प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x1। इन जनरल कई बार सीधे इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि एवरेज ऑफ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट x1, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो बच्चे आपके पास अब ये मेन दो पॉइंट हैं जो आपके पास आगे जिनसे हमें डील करना है सीरीज़ के सम को निकालने के लिए। पहली बात कि पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो आपका है, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी याद रखना है सीधे कि वहाँ पे आपकी फोरियर सीरीज कन्वर्ज करती है सिंपली कहाँ पे, फंक्शन की जितनी वैल्यू होगी उस वैल्यू को कन्वर्ज करेगी। हो सकता है सीधे सेम वैल्यू आ जाए पर मोस्ट ऑफ द केस नहीं आती है, तो वो उन जितने टर्म्स आप फोरियर सीरीज़ की लेते जाओगे तो वो वैल्यू आपकी फोरियर सीरीज़ की उस फंक्शन की वैल्यू को कन्वर्ज करेगी। और पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पे आपके पास एवरेज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट x1, मतलब कि हाफ लिमिट लीजिए fx की अबाउट पॉइंट x1 राइट से अप्रोच करिए, प्लस fx की लिमिट लीजिए x1 के अबाउट लेफ्ट हैंड से अप्रोच करिए, तो वो जो वैल्यू आएगी वो आपकी ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पे फोरियर सीरीज fx की कन्वर्ज करेगी एट x1। तो अब ये चीज़ें आपकी क्या हैं, इसको थोड़ा एक एग्जांपल से भी हम देखते हैं ये जो चीज़ हमने कही है ये क्या चीज़ कही है। बट बिफोर दैट लेट मी टेक योर some remarks. There are some remarks. पहला रिमार्क आपके पास ये है कि कई बार क्या होता है कि एंड पॉइंट्स पे जो आपके एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के, एट द एंड पॉइंट्स माइनस एल एंड प्लस एल ऑफ द गिवन इंटरवल, ठीक है। तो आपके जो गिवन इंटरवल है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, एक माइनस एल हो गया आपके पास और एक दूसरा प्लस एल हो गया, तो वहाँ पे आपके पास कई बार ये चेक करना मुश्किल हो जाता है कि ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी हैं या पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हैं। तो अब उस केस में अगर, क्योंकि ग्राफ बनाना कई बार मुश्किल हो जाता है और कई बार सिंपली फंक्शन को देख आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि भाई एंड पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है या डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो वहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा आपका फार्मूला है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी से बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, एटलीस्ट अगर पॉइंट आपका एंड पॉइंट है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, दैट इज़ हाफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस एल पॉजिटिव एफ एक्स। क्या कहा उसने, ये माइनस एल ये प्लस एल, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, माइनस एल को आप राइट से अप्रोच करो, सो एक्स टेंडिंग टू माइनस एल पॉजिटिव प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू एल नेगेटिव, प्लस एल को आप लेफ्ट से अप्रोच करिए और वहाँ पे देखिए एफ एक्स की लिमिट क्या आती है, ठीक है। तो आपका फार्मूला बना योर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट माइनस एल प्लस राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट प्लस एल।
तो ये आपके पास फार्मूला उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो चाहे -L + L जो आपके एंड पॉइंट्स हैं, चाहे पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो, आपके पास ये जो आपके पास रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंगली वो आपकी सेम वैल्यू आएगी, चाहे वो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, चाहे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। दिस रिज़ल्ट विल गिव द वैल्यू इरिस्पेक्टिव वो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो आपको उस झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधे क्या करिए, -L की अबाउट लिमिट लीजिए राइट हैंड लिमिट, और L के अबाउट लिमिट लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, और उनका सम करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। दूसरी बात, द फोरियर सीरीज कन्वर्जेस टू सेम वैल्यू, जो भी फोरियर सीरीज होगी आपकी फंक्शन की, एट एंड पॉइंट्स -L एंड +L। मतलब ये कि आप एंड पॉइंट चाहे -L लो चाहे +L लो, आपके पास फोरियर सीरीज ने सेम वैल्यू पे कन्वर्ज करना है। एंड पॉइंट से वहाँ पे आपके पास रिजल्ट मैटर नहीं करते, कोई भी एंड पॉइंट लीजिए, फोरियर सीरीज आपकी हमेशा जो है वो सेम वैल्यू को कन्वर्ज करेगी। एंड फाइनली योर लास्ट पॉइंट सेज कि आपके पास मोर द टर्म्स, ये मैंने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था, मोर द टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज भी कंसीडर, कि फोरियर सीरीज की जितनी ज़्यादा आप टर्म्स लेते हो, मोर द टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज भी कंसीडर मोर एक्यूरेट approximation we get। सो ये आपके पास जो तीसरा पॉइंट है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सिंपली आप फोरियर सीरीज़ की जितनी ज़्यादा टर्म्स लेते जाओगे, आपके पास जो रिज़ल्ट है, आपके पास जो अप्रॉक्सीमेटिंग रिज़ल्ट है वो और क्लोज होता जाएगा आपकी एक्चुअल वैल्यू की। ठीक है, अब इन 3 पॉइंट्स के बाद आपके पास हम थोड़ा सा अब डिस्कस करते हैं कि आपके पास ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी हमने डिस्कस किया है कन्वर्जेंस को लेके, ये आपके पास किस तरह से हमारे पास ये एग्जांपल के थ्रू हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल अभी जो मैं ले रहा हूँ ये आपके पास सिंपली जो जस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ठीक है, कि ये फोरियर सीरीज़ का जो कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए कि कैसे हम ये जो कह रहे हैं कि एट पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे क्या चीज़ हो रही है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट एक पॉइंट लेके आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। सो मैं सीधे आपके पास एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि द फोरियर सीरीज़ ऑफ f(x) = x, ये हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस किया था, इसकी फोरियर सीरीज़ हमने निकाली थी। तो उस टाइम तो सिंपली हमने फार्मूलाज डिस्कस करे थे। तो फोरियर सीरीज़ f(x) की ये आती है आपके पास, f(x) = x की, ये मैं सीधे लिख रहा हूँ आपके पास, ओके। और इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सपेंड कर दूँ तो ये मेरे पास कुछ ऐसी बनेगी, sin 2x/2 प्लस sin 3x/3, सो ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे कन्वर्जेंस वाला जो रिज़ल्ट है वो आपके थोड़े से देखने हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पे क्या कह रहे हैं। तो अभी पहले बात करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी में जैसे मान लीजिए आपके पास इंटरवल ये -π to π है, ठीक है। तो सिंपल मैं पहले पॉइंट x = 0 ले रहा हूँ कि x = 0 पे ये फोरियर सीरीज़ कहाँ कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो जो थ्योरम है, थ्योरम ये कहते हैं, अभी ये मैं सिंपल पॉइंट लेके चल रहा हूँ क्योंकि इससे समझना थोड़ा सा आसान है, पर हर बार इतना आसान नहीं होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द सिंपल, एट x = 0 क्लियरली इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सो थ्योरम सेज कि जो भी आपके पास फोरियर सीरीज़ है, फोरियर सीरीज़ ऑफ f(x) विल कन्वर्ज f(x) at x = 0 will converge to the value किसके इक्वल, जो फंक्शन की वैल्यू आएगी x = 0 पे। तो फंक्शन क्या है x = 0 पे वैल्यू 0।
तो ये भाई आपके पास थ्योरम कह रही है कि भाई जो भी फोरियर सीरीज बनेगी वट एवर इट इज़, आपकी वो फोरियर सीरीज अल्टीमेटली ज़ीरो को कन्वर्ज करती होगी। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे, चलिए मैं इसको यहीं पे रखता हूँ। इसके बाद अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फोरियर सीरीज़ की, कि आपका ये तो कन्वर्जेंस का रिजल्ट आपका आ गया थ्योरम से, पर फोरियर सीरीज सेल्फ क्या कह रही है? फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ऑन इंटरवल, वो हमने अभी निकाली है। वो कितनी निकाली है? दैट इज 2 sin x माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस साइन 3x बाई 3। तो ये हमने साइन एक्स की सीरीज़ निकाली थी। तो इसमें x को डालिए 0, तो देखिए सीरीज़ कहाँ जा रही है, तो यू कैन सी इट इज़ गोइंग टू 0। सो ये आपके पास 0। तो थ्योरम ने भी आपसे यही कहा कि भाई फोरियर सीरीज़ फंक्शन की 0 कन्वर्ज करेगी, और जब आप एक्चुअल में फोरियर सीरीज़ में डाल दिया, एक्चुअल में फोरियर सीरीज़ में आपने वैल्यू डाल दी, तब भी आपके पास वो 0 आई। तो ये आपके पास एक कन्वर्जेंस का रिजल्ट है। तो बच्चे यहाँ ना ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वैल्यू 0 आई है फोरियर सीरीज़ में वैल्यू डाल के, ये ज़रूरी नहीं है आपके पास हमेशा सेम आ जाए कि जी आपने यहाँ थ्योरम से जो वैल्यू निकाली और फिर फोरियर सीरीज़ में जो वैल्यू डाल के निकाली वो सेम आ जाए। ठीक है, ये केस क्योंकि हमने सिंपल से शुरू किया था तो ऐसा कुछ हो गया, अदरवाइज़ यूजली ऐसा मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होता है। जैसे मान लो मैं पॉइंट π/2 ले लेता हूँ। ठीक है, इंटरवल क्या था आपका? -π से π का। फंक्शन क्या था? x। तो आप देख सकते हैं π/2 भी आपके पास जो है वो आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, तो सिंपल फंक्शन आप इजीली देख सकते हैं π/2 पे भी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो एट x इक्वल्स टू π/2, सिंस इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, फोरियर सीरीज converges to the value of fx at x equals to π/2। तो वो सीधे आपकी π/2 आ गई। क्यों? क्योंकि फंक्शन fx इक्वल्स टू x है। अब क्या हुआ आपके पास कि पुट x इक्वल्स टू π/2 इन फोरियर सीरीज। ठीक है, तो आपके पास क्या बना? 2 टाइम्स साइन π/2 माइनस साइन 2 π/2 अपॉन 2 प्लस साइन 3π/2 बाई 3 लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो है, ठीक है, फोरियर सीरीज की ये वैल्यू जो है आपके पास यहाँ जो भी आती है आपको देख के लगेगा कि एटलीस्ट π/2 को तो नहीं डायरेक्टली आ रही है, जैसे हमारा पिछले केस में 0 आ गया था ना, सीधे मैच कर गया। अब इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे ये π/2 ये कहाँ से आया? ये आपका आया यहाँ से कि फोरियर सीरीज कन्वर्ज कर रही है। तो अब यहाँ जो वैल्यू है, यह जो आपके पास वैल्यू आ रही है इधर सीरीज की, देन द वैल्यू ऑफ दिस फोरियर सीरीज will converge to π/2 as we consider more and more terms of सीरीज। कि भाई आपके पास नो डाउट देख के लग रहा है कि कभी π/2 नहीं आएगी, लेकिन जैसे आप इस सीरीज की वैल्यूज को और ज़्यादा टर्म्स को और ज़्यादा लोगे, जितनी ज़्यादा टर्म्स लेते जाओगे आप देखोगे कि वो वैल्यू जो आपकी आ रही है वो π/2 को कन्वर्ज कर रही है। सो दिस इज़ व्हाट इट कन्वर्जेंस ऑफ योर फोरियर सीरीज सेज, कि भाई आपके पास जो भी फोरियर सीरीज होगी वो अल्टीमेटली कन्वर्ज करेगी फंक्शन की वैल्यू जो भी आ रही है उस पॉइंट पे, अगर वो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, अब रही बात पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी की, तो वो हम जो है वो आपके पास सीधे एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है, उसको हम सीधे एग्जांपल से देखेंगे। तो अब इसके बाद मैं एक एग्जांपल पे आ रहा हूँ आपके पास। सो हियर इज़ द एग्जांपल, इसके क्वेश्चंस हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो वो थोड़ा सा हम यहाँ पे वर्कआउट करेंगे। ओके, एग्जांपल 1। So your example is find the Fourier series of fx equals to x square
गिवन इन द इंटरवल -2 <x2। अब इसके साथ बच्चे ये क्वेश्चन आपके पास उसने साथ में ऐड किया होता है। कन्वर्जेंस का जो कंसेप्ट है यहाँ पे आपके पास यूज़ होता है कि भाई अब ये जो आपकी सीरीज़ आपने शो करनी है, ठीक है, तो इसमें आपके पास कन्वर्जेंस का कंसेप्ट यूज़ होगा। सो हियर इट इज़ दिस इज। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको जो फंक्शन दिया हुआ हो f(x) = x² है। तो इसकी फोरियर सीरीज़ हमने कल लास्ट में भी कल ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस करी थी। सिंस इट इज़ अ इवन फंक्शन, ठीक है, सिंस f(x² इज़ इवन फंक्शन, तो आपके पास वी विल हैव हियर फोरियर कोसाइन सीरीज़, इवन फंक्शन कोसाइन सीरीज़, ठीक है, कॉस इवन होता है तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं। एंड द सीरीज़ वी गेट, सीरीज़ हमारे पास क्या आती है, मैं सीधे यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपका रिजल्ट आया था सीरीज़ का, 16/π² n 1 to infinity -1 raised to power n² cos nπ/2 x। यस, सो दिस इज़ द सीरीज़। ये जो हमें फोरियर सीरीज़ f(x) = x² की मिलती है। अब ये ऐसा होता है कि पेपर में आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो बेसिकली ये जो पार्ट है ये अलग नहीं आता है। यूजुअली वो पहले आपसे फोरियर सीरीज़ को निकलवाएगा, ठीक है, और उसको निकलवाने के बाद फिर वो कुछ ऐसा रिज़ल्ट आपसे सीरीज़ का पूछता है जहाँ पे आपको कन्वर्जेंस का जो कंसेप्ट है आपको लगाना पड़ता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं, ठीक है, सीरीज़ पहली को डिस्कस करते हैं। अब बच्चे देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपको सीरीज़ दी होगी ना, अगर तो समेशन फॉर्म में दी है अच्छी बात है, नहीं दी है तो आप क्या करिए उसे थोड़ा सा समेशन फॉर्म में लिख लीजिए कि समेशन फॉर्म में ये सीरीज़ मेरे पास है क्या बन रही है। तो यू कैन सी इट इज़ सिंपली 1/n²। आसान है। ऐसे ही अगर मैं दूसरी को भी वर्कआउट करूँ तो ये मेरे पास जो है समेशन फॉर्म में आपके पास कुछ ऐसे बन रही है, ठीक है। ओके, ये लिखने का क्या फ़ायदा हुआ मुझे, क्योंकि अब वही बात है, या तो आप इसको ना लिखो, इसको एक्सपेंड कर लो फोरियर सीरीज़ को, ठीक है, दो में से कोई भी बातें हैं कि इनको ऐसे ही रहने दो, इसको एक्सपेंड कर लो, और इसको एक्सपेंड नहीं करना तो इस सीरीज़ को समेशन में लिख लो, तो जो आपको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे। तो यूजुअली मैं अपने क्वेश्चन में इन सीरीज़ की समेशन लिख लेता हूँ, ठीक है, सो दैट कि जो फोरियर सीरीज़ आई है उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो बच्चे पहला काम हमें ये होता है कि हमारे पास ये आइडेंटिफाई करना कि ये जो सीरीज़ मेरे से पूछी गई है जिसका सम मुझे निकालना है वो पैटर्न मुझे फोरियर सीरीज़ में an से मिल रहा है या bn से मिल रहा है। मतलब जो मैं an और bn कोएफिशिएंट निकालता हूँ आपके फोरियर कोएफिशिएंट जिन्हें कहते हैं वो किस कोएफिशिएंट से मिल रहा है। अब सिंस ये तो फोरियर सीरीज़ आपकी कोसाइन की थी तो यहाँ सिंपली आपके पास कॉस की टर्म ही है, साइन की टर्म तो है ही नहीं। तो यहाँ पे सीधे आपको दिख रहा है कि ये 1/n² यहाँ पे पड़ा हुआ है आपके पास। नो डाउट इसके पास कुछ टर्म है उसका भी कुछ करेंगे हम, पर इतना पता लग गया कि भाई ये जो 1/n² है ये यहाँ पड़ा हुआ है an के कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो पहला काम ये होता है कि आप an bn में चेक करते हैं, ठीक है, an bn में चेक करते हैं कि आपके पास कौन से कोएफिशिएंट से गिवन पैटर्न आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पास गिवन पैटर्न एट लीस्ट, क्योंकि यहाँ bn है नहीं तो आपका सीधा an से ही मिल रहा है। दूसरी बात ये कि आपको वो जो एग्जैक्ट पैटर्न चाहिए वो आपको x की किस वैल्यू के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो ज़रा ध्यान से, ये 1/n² है, ये आपका पूरा का पूरा आपके पास जो है 1/n² नहीं है, यहाँ -1/n है, cos nπ/2 x है। तो अब मैं x का यहाँ क्या ऐसी वैल्यू चूज़ करूँ कि मेरे पास एग्जैक्टली 1/n² बन जाए। तो थोड़ा सा आप यहाँ देखिए, इंटरवल को एक बार देखिए, -2 से 2 का है, ठीक है, -2 से 2 का इंटरवल है। और यहाँ पे जो आपके पास मैं x की ऐसी क्या वैल्यू लूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -1/n है। x को मैं अगर 2 या -2 डाल दूँ तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos nπ, और cos nπ क्या होता है -1/n। तो -1/n यहाँ बन जाएगा जब मैं x को यहाँ पे 2 डालूंगा, और -1/n यहाँ है, दोनों आपके पास पॉजिटिव हो जाएंगे तो मेरे पास 1/n² आ जाएगा। दूसरा आपके पास ये कि x की किस वैल्यू के लिए आपके पास एग्जैक्ट पैटर्न बन रहा है।
तो वो आपके पास जो है इस केस में x इक्वल्स टू 2, -2 भी ले सकते थे, पर यहाँ हम पॉजिटिव वैल्यू x2 लेके चल रहे हैं। तीसरी बात कि आपके पास ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू 2 जो भी आपने कंसीडर किया 2 या जो भी और कुछ आता, वो आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है या डिसकॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, क्या ये पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है या पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो वही है बच्चे आपके पास। अब ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और 2 इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, अब बात वही है कि या तो इसका ग्राफ बना लो, ठीक है, या तो इसका ग्राफ बना लो, वहाँ से पता चल जाएगा। नहीं तो आपके पास दूसरा रीज़न क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, ग्राफ अगर आप बनाते हो तो ग्राफ आपके पास बहुत आसान है। दिस इज़ 2 4 6 -4 -6। तो आपको पता है कि ग्राफ तो इसका आपके पास ऐसे बनता है। ठीक है, -2 से 2। कल एक स्टूडेंट ने भी मुझे पूछा था कि आप इनके ग्राफ कैसे बनाते हो। तो बच्चे ग्राफ बनाने का क्या तरीका है, ठीक है, ये अगर मैं 4 ले रहा हूँ यहाँ पे कि जो आपके पास उसने फंडामेंटल पीरियड में आपको ग्राफ दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, उसको आप ना इक्वल आगे लेंथ पे लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है, तो ये आपका कैसे बना आगे, ये आपके पास इस तरह से, यहाँ पे आपके पास ये इस तरह से। ठीक है, तो अब अगर ग्राफ बन गया तो वहाँ से क्लियर हो गया, -2 + 2। ठीक है, आप देख रहे हैं वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है आपके पास। तो ये आपके पास x इक्वल्स टू 2 इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब दूसरी बात बच्चे, अब क्या हुआ कि आप थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी में उलझ गए, इसलिए कि मान लो आपके पास ग्राफ आपके पास नहीं बना, ग्राफ आपके पास नहीं बन पाया, तो अब आपको क्योंकि वो एंड पॉइंट है आपके पास 2, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी में कई बार दिक्कत आती है। तो वही बच्चे मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि x इक्वल्स टू 2 इज़ आल्सो द एंड पॉइंट। ठीक है, इज़ आल्सो एंड पॉइंट। तो अब एटलीस्ट अगर ये मेरा एंड पॉइंट है तो मैं यहाँ से अपने आप को बचा सकता हूँ ये ढूंढने के लिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी है। क्यों, क्योंकि मैं सीधे फिर वहाँ पे अपना रिजल्ट लगा सकता हूँ जो एंड पॉइंट्स के लिए मैंने पहले यूज़ किया था। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमें ये पता करना होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है या पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। पर अगर वो एंड पॉइंट है, नो नीड, कॉन्टिन्यूटी हो डिसकॉन्टिन्यूटी हो डजेंट मैटर। जो फोरियर सीरीज़ है, जो फोरियर सीरीज़ है, ठीक, हमें पता लग गया x इक्वल्स टू 2 एंड पॉइंट है, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी निकालने की ज़रूरत नहीं है। कोई निकालना चाहता है ग्राफ से निकाल लें, लिमिट से भी निकल जाता है। पर बच्चे मैं लिमिट का पॉइंट ना यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो लिमिट्स थोड़ा सा जो मैंने नोट्स में दी हुआ वो बच्चे ना कन्फ्यूज़ कर रहे हैं उसमें। तो इसलिए मैं एंड पॉइंट्स को लेके सीधे ही आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सीधे एंड पॉइंट्स वाला रिजल्ट यूज़ करो, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी के चक्कर में ना पढ़ो अगर पॉइंट एंड पॉइंट है। सो द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर at x equals to 2 which is basically your end point, which is your end point, converges to, फोरियर सीरीज कहाँ कन्वर्ज करेगी, 1/2। ठीक है, आपकी ये -2 से +2, तो आपने लिमिट लेनी है -2 पॉजिटिव एफ एक्स और +2 नेगेटिव एफ एक्स। ठीक है, तो ये आपकी लिमिट क्या बनेगी, लिमिट x टेंडिंग टू -2 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव एक्स स्क्वायर। और आप ये देखें तो ये वैल्यू बनेगी 4 + 4 दैट इज़ 4। तो भाई आपकी जो सीरीज़ है फोरियर सीरीज़, थ्योरम का रिज़ल्ट यूज़ करके हमने यहाँ पे ये पता कर लिया कि वो भी इसकी फोरियर सीरीज़ बनेगी वो वैल्यू 4 को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, फोरियर सीरीज जो भी बनेगी वो x इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है, तो मेन पॉइंट हमने क्या डिस्कस करे, पहले ये पता करिए कि EN BN से किस कोएफिशिएंट से पैटर्न मिल रहा है, फिर ये देखिए कि एग्जैक्ट पैटर्न x की किस वैल्यू से मिलेगा, फिर उस x को देखिए कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है या डिसकॉन्टिन्यूटी है। अगर वो एंड पॉइंट है फिर हमारे लिए कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी में फंसने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम ये वाला रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम एवरेज लेते हैं लेफ्ट हैंड पॉइंट की राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड पॉइंट की लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब ये चीज़ आपकी हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास क्या है, हमने एक बात कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज़ करके यूज़ कर ली कि भाई आपकी वैल्यू फोरियर सीरीज़ की पॉइंट x इक्वल्स टू 2 पे 4 पे कन्वर्ज कर रही है। नाउ
नाउ पुट, पर हमें अब जो रिज़ल्ट निकालना अब उस पर आते हैं। और देखो बच्चे बात वही है कि अब मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको लिखा है कि जी ये सब पेपर में जब आप करते हो तो इतना नहीं करते हो, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। वहाँ तो ये सब जो बातें हैं सिर्फ ये चीज़ आपने लिखनी होती है, ये जो जितनी यहाँ पे है, ठीक है, ये चीज़ लिखनी होती है। बाकी और ज़्यादा आपके पास जो है वो चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये तो सारा आपके माइंड में चलता है। तो नाउ अब मैं रिज़ल्ट पे आता हूँ कि जो मुझे रिज़ल्ट चाहिए। नाउ पुट x इक्वल्स टू 2 इन फोरियर सीरीज, ठीक है, एज गिवन इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 कौन सी थी, ये आपके पास इक्वेशन 2 थी, दिस वाज योर इक्वेशन 2, फोरियर सीरीज जो हमने एक्चुअल निकाली थी। तो इसमें अब हम फोरियर सीरीज जो दी हुई है वहाँ पे x इक्वल्स टू 2 डाल रहे हैं। तो हमने जैसे x इक्वल्स टू 2 डाला हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 4/3 प्लस 16 पाई स्क्वायर समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ टू पावर n स्क्वायर कॉस n पाई, ठीक है। अब बच्चे ध्यान देना जरा, यहाँ से ये मेन चीज़ है। अब आपने जो यहाँ पे ये जो 4 निकाला ये क्या था, फोरियर सीरीज एक्स स्क्वायर पे फोरियर सीरीज x इक्वल्स टू 2 पे इस वैल्यू को कन्वर्ज कर रही है। तो ये फोरियर सीरीज आपने x इक्वल्स टू 2 डाल दिया, किस वैल्यू को कन्वर्ज कर रही है, 4 वैल्यू को। फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू इस वैल्यू कन्वर्ज कर रहा है। तो आपने बस ये मेन चीज़ करनी है कि आपके पास जो थ्योरम ने कहा वो आपके पास वैल्यू यहाँ लिखनी है आपने, ठीक है। वो लिख के आपका क्या बना, 4/3 16 पाई स्क्वायर एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज 1/n स्क्वायर। हाउ, क्योंकि ये जो है ये -1 रेज़ टू पावर n होता है। अब बच्चे इसे आगे आप सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करोगे यू विल सी आपके पास ये रिज़ल्ट आपको सीधे आराम से मिलेगा 1/3 स्क्वायर और सिंपली समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर, दिस इज। तो ये बच्चे आपके पास तरीका है सीरीज़ को सम निकालने का यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज, ठीक है। तो 3 स्टेप्स हैं आपके, वो अभी मैं इसका जो दूसरा पार्ट है उसको ले रहा हूँ, वहाँ से फिर से एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। जो कुछ अगर डाउट रह गए हैं तो वो डाउट्स आपके ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, 1n स्क्वायर, ठीक है। अब ज़रा यहाँ ध्यान देना कि इस जो सीरीज़ दी हुई है आपने इसको समेशन फॉर्म में लिख लिया और ये समेशन फॉर्म आपकी बता रही है अल्टरनेटिंग टर्म्स, ठीक है, अल्टरनेटिंग प्लस माइनस, ठीक है। अब बच्चे अगर ध्यान दें तो आपकी जो फोरियर सीरीज़ बनी थी, मैं इसको यहाँ पे आपके फोरियर सीरीज़ को सामने रख रहा हूँ, दिस इज, ठीक है, ये फोरियर सीरीज़ है आपके पास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फोरियर सीरीज़ है मेरे पास यहाँ पे, पहली बात ए एन बी एन का कोएफिशिएंट नो डाउट यहाँ पे ए एन से ही बन रहा है क्योंकि बी एन का है ही नहीं, ठीक है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे कि क्योंकि मोस्टली में ए एन बी एन बनते हैं, ठीक है, तो वहाँ देखना होता है किससे, तो आपको पता लग गया ए एन से क्योंकि वही आपके पास यहाँ टर्म दी हुई है। दूसरी बात एग्जैक्ट पैटर्न के लिए बच्चे बात वही है कि ये पेपर में नहीं लिखना होता, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। एग्जैक्ट पैटर्न के लिए आप x की क्या वैल्यू लोगे, अब पिछले केस में तो आपको सीधा 1/n स्क्वायर चाहिए था, पर यहाँ पे आपको अल्टरनेट पैटर्न चाहिए। ये मत मैटर करना कि ये n+1 है तो मेरा यहाँ पे n+1, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टरनेट पैटर्न चाहिए आपको टर्म्स का प्लस माइनस का। तो और आपका इंटरवल क्या था, -2 x <2। तो नो डाउट आप देख सकते हैं कि x को यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो डाल दूँ, x को ज़ीरो डाल दूँ तो ये टर्म 1 हो जाएगी, तो मेरे पास टर्म्स अल्टरनेट आ जाएंगी, ठीक है। अब ये मैं सोचना कि ये जी n है यहाँ पे n+1 है, इसका फ़र्क नहीं पड़ता, वो आगे एडजस्ट हो जाता है, पर एटलीस्ट सीरीज़ तो आपकी अल्टरनेट बन गई ना, ठीक है। तो एग्जैक्ट पैटर्न मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू 0 से। तीसरी बात x इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है या पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बीच का पॉइंट है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो ये तो कंफर्म है कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। एंड पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो वो आपने पिछली बार फार्मूला लगा के सीधा उस चीज़ को भी अवॉइड कर लिया। सो एट एक्स इक्वल्स टू 0
फोरियर सीरीज कन्वर्जेस टू, फोरियर सीरीज कन्वर्ज करेगी फंक्शन की वैल्यू जो भी है बाय थ्योरम एट एक्स इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 0, दैट इज 0। तो इस वैल्यू को कन्वर्ज करेगी। ओके, अब वही बात, पुट एक्स इक्वल्स टू 0 इन फोरियर सीरीज इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप जो है वो फोरियर सीरीज़ की वैल्यू को डालिए, तो आपके पास क्या बना, 4/3 प्लस 16/π² एंड 1 to इन्फिनिटी माइनस 1/n²। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे फोरियर सीरीज़ किस वैल्यू कन्वर्ज कर रही है, 0, कहाँ से, जो हमने थ्योरम से रिजल्ट निकाला। ये मेन चीज़ है बच्चे आपकी, ठीक है। तो ये नाउ यू सॉल्व दिस, you will get the result as your π² by 12 is equals to summation n equals to 1 to infinity minus 1 n plus 1 n²। ये रिजल्ट आपका बनता है इस केस में। So this is how we do the questions of your convergence of Fourier series। अब स्टिल इसके बावजूद भी किसी का कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो, तो मैं यहाँ पे लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। ये एग्जांपल है आपके पास, फाइंड द Fourier series, expansion of fx equals to pi plus x minus pi less than x less than 0, 0 less than x less than pi। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। हेंस जो हम आज कंसेप्ट कर रहे हैं फोरियर सीरीज़ का, एंड शो दैट π² इक्वल्स टू 8, 1 + 1/3², 1/5², so on up to this one। तो अपने कन्वीनियंस के लिए चलिए पहले तो इसका सल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं, मैं बाकी बातें बाद में करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपने फोरियर सीरीज़ निकाली, और फोरियर सीरीज़ आपने निकाली, और फोरियर सीरीज़ मान लीजिए आपने निकाल के उसे ये लिखा, दिस इज़ द फोरियर सीरीज़ जो आपकी निकल के आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे सीधा रिज़ल्ट लिख रहा हूँ, होप आप ये सही करेंगे, माइनस साइन nx/n। ओके, सो अब आपके पास यहाँ पे जो आपका कंसेप्ट है फोरियर सीरीज़ का, उसमें आपके पास क्या है कि आपने जो सीरीज़ प्रूव करनी, एक काम तो हो गया कि आपकी ये सीरीज़ निकल के आ गई, से दिस इज़ 1। अब आपको ये रिज़ल्ट प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि हम पहले कह रहे थे कि जी आप इसको समेशन की फॉर्म में लिख लो। So this is the summation form, 2n minus 1, you can see n equals to 1 पे 1/1², 2 पे 1/3² and so on। अब यहाँ पे बच्चे आप एक चीज़ देख सकते हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि अब जब आपने सीरीज़ का रिज़ल्ट प्रूव करना है, ठीक है, केस 2 ले रहा हूँ कि मुझे सीरीज़ प्रूव करना है। केस 1 तो आपने सीरीज़ निकाल ली से, केस 2 कि मुझे ये रिज़ल्ट सीरीज़ वाला प्रूव करना है। तो उसके लिए मैंने पहले क्या कहा था आपसे कि आप पहले ये देखो कि ये an bn के किस कोफिशिएंट से ये पैटर्न आपको मिल रहा है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे क्या हुआ कि आपको पैटर्न दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि समेशन फॉर्म आपकी ये यहाँ पे कुछ और बन रहा है, तो आप हो सकता है कईयों को आइडेंटिफाई हो जाए, वो हो भी जाता है, लेकिन मान लो अगर नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करिए, इस सीरीज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, इसको एक्सपेंड कर लो। तो एक्सपेंड जब करोगे तो ये सीरीज़ आपके पास कुछ ऐसे बन के आएगी, cos x 1² 1 माइनस 1/n है, तो ये बेसिकली आपकी इवन टर्म्स 0 हो जाएंगी और ये टर्म्स आपके पास कुछ बन के आएंगी, ठीक है। ये आपका ये चीज़ बनी, माइनस sin x/1 sin 2x/2
सो तो ये आपकी। अब भाई आप देखो वही बात है ना कि हर क्वेश्चन के हिसाब से स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि जो एक बार हमने स्ट्रेटजी कह दी वो पत्थर पे लकीर होगी जी कि बस यही चलना है। हमें स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे ये पैटर्न नहीं मिल रहा था तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया। और मैंने पहले भी कहा ज़रूरी नहीं जो समेशन फॉर्म आंसर में दे रखी है जो आपने निकाल ली है वो आपके दूसरे समेशन फॉर्म से मैच कर जाएगी, तो यहाँ नहीं मैच कर रही है पर है सेम ही, है सेम। क्यों, आप देख सकते हो 1/2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर मैच कर रही है। तो अब ये कन्फर्म हो गया कि भाई ये आपको किसके ऑप्शन से मिल रहा है, कॉस वाले से। कॉस वाला का ऑप्शन मतलब ए है, ठीक है। तो ये साइन से नहीं मिल रहा है, इससे नहीं मिल रहा आपको ये चीज़, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं ये आपके माइंड में चलती है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब दूसरी बात, एक्स की कौन सी वैल्यू डालूँ कि मुझे एग्जैक्ट ये वाला पैटर्न मिल जाए। तो देख सकते हैं cos x अपॉन 1 स्क्वायर cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर, तो x को नेचुरली यहाँ 0 डालना पड़ेगा सो दैट cos x यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो x बेसिकली 0 डाल के मेरे पास एग्जैक्ट पैटर्न बनेगा, एग्जैक्ट पैटर्न बनेगा, ठीक है। तीसरी बात, x इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है, या पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। वही बात बच्चे कि ये सब यही लिखना होता है, वहाँ पे आप तो सिंपली जो है सीधे रिजल्ट पे आओगे कि x इक्वल टू 0 और अब पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी। अब यहाँ पे ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट इस फंक्शन में x इक्वल 0 क्योंकि बीच का पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं, आप लिमिट निकाल के देखिए, 0 पॉजिटिव, राइट हैंड से अप्रोच करिए f(x) को, वैल्यू 0 आ रही है। और अगर आप 0 के लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं तो आप देख सकते हैं वो वैल्यू आपके पास जो है वो आपका किस में अप्रोच कर रहा है, सीधे वो पाई को अप्रोच कर रहा है। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो भाई ये क्वेश्चन आपका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी का है। और ख़ासकर ऐसे क्वेश्चंस में अगर डिसकॉन्टिन्यूटी वाला आया हो, बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या गलत करते हैं और फिर आपका रिज़ल्ट जो सीरीज़ का पूछा होगा वो कभी भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उस केस में फिर आपका फार्मूला डिसकॉन्टिन्यूटी वाले पॉइंट के लिए अलग लगता है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई हो गया ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। सो चलिए इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूँ यहाँ पे। सो at x equals to 0, which is a point of discontinuity, Fourier series converges to, किसे कन्वर्ज करती है, हाफ। इस पॉइंट पे आपने राइट हैंड लिमिट लेनी है फंक्शन की और इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है फंक्शन की, ठीक है। 1/2 x 0 पॉजिटिव, फंक्शन आपके पास जो है उसके हिसाब से इस फंक्शन को 0 पॉजिटिव राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 0 एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव पाई प्लस x, सो यू गेट द वैल्यू π/2। तो फोरियर सीरीज भाई आपके पास इस पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पे π/2 को कन्वर्ज कर रही है एज पर द रिजल्ट ऑफ थ्योरम। सो नाउ सीरीज का रिजल्ट निकालने के लिए नाउ पुट x इक्वल्स टू 0 इन फोरियर सीरीज और इन ऑब्टेन्ड फोरियर सीरीज, जो भी फोरियर सीरीज आपने बनाई है, ठीक है। सो वी गेट π/4 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity। ये आपके बच्चे फोरियर सीरीज़ है, मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे। हियर इज़ द फोरियर सीरीज n इक्वल्स टू 1, यू कैन सी 1/πn², ठीक है। x इक्वल्स 0, सो 1 - 1 रेज़ टू पावर n, एंड साइन की तो टर्म आपकी 0 हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास π/2 आएगा, यहाँ पे आपके पास π/2 आएगा। सो नाउ इसको बच्चे आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये π/2 कहाँ से आया, यहाँ से आया कि जो थ्योरम कह रही थी कि ये फोरियर सीरीज इस वैल्यू को कन्वर्ज करेगी। सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास रिजल्ट आपका एग्जैक्टली सेम जो पूछा गया है वो आपको मिल जाएगा।
So this is how we find the sum of the series using the concept of Fourier series. तो बच्चे आपके पास ये Fourier series का जो है टॉपिक कन्वर्जेंस का खासकर ये मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से आपको ये समझाने की. सो लेट अस सी आपको कितना समझ आता है कितना नहीं आता है मुझे ज़रूर बताइएगा. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस टॉपिक, क्योंकि पहली बार मैं इस टॉपिक को इस पे लिख रहा हूँ पेन पेंसिल पे. तो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है, जस्ट टू सी कि ये ठीक रहता है या नहीं रहता है. तो उसके लिए जस्ट मैंने ये वीडियो बनाया है. होप आपको अच्छा लगेगा. स्टिल इफ़ यू हैव डाउट्स क्वेरीज वी विल डिस्कस. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.